शुड आई अप्लाई फॉर आईपीओ और नॉट? पैसा आईपीओ में नहीं बनता है। एक ऐसा बंदा जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, एमएनसी में जॉब करता था, उसका सर भगवत गीता के साथ कैसे रिलेशन बिल्ड हुआ? व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी। मुझे इन्वेस्ट करना है बट राइट टाइम टू इन्वेस्ट, लाइक आज मार्केट गिरा तो मुझे फटाफट इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? इन्वेस्ट करने का सही समय एक ही होता है, जब आपके पास पैसा। सिंपल। Hello ladies and gentlemen, today we have with us Maharashtra Ratna Professor Saurabh Bajaj with us, who is also a renowned Bhagavad Gita coach who has received सर्वोत्तम सम्मान for Bhagavad Gita coaching. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत MNC से की थी, बट आज उसे छोड़कर वो लोगों को उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं. सो दिस पॉडकास्ट इज गोना बी सुपर हिट. हम उनके लाइफ के बारे में जानेंगे और उनके लर्निंग्स के बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो सर, ये हमारे चैनल का पहला पॉडकास्ट है एंड आपका भी पहला पॉडकास्ट है. राइट. वी आर ग्लैड कि पहले पॉडकास्ट में ही आप जैसे एक हस्ती, महाराष्ट्र रत्ना, हु इज अ भगवत गीता कोच, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, एमएनसी में जॉब कर चुके हैं, मतलब एक ऐसा बंदा यार जो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत सारे इनपुट्स ला सकता है, उनके साथ लर्निंग शेयर कर सकता है. सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. सो कैसा लग रहा है सर? पहला पॉडकास्ट है आपका भी. नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड फील ग्रेट. और सबसे पहले तो मुझे आपका नाम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवत गीता कोच हूँ तो कृष्ण और अर्जुन के डिस्कशन के बारे में ही सब बात होती है, तो आपका तो नाम ही पार्थ है. तो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी फन टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच सर. सर, आपने अपने करियर की शुरुआत एमएनसी से की थी. बैक देन व्हाट वर योर एम्बिशंस रिलेटेड टू करियर बेसिकली? देखिए, एक एमएनसी जॉब में जब आप होते हो और एक इट्स अ काइंड ऑफ अ रैट रेस, तो जहाँ पे हर एक की एम्बिशन, एस्पिरेशन यही होती है टू राइज अप द कॉर्पोरेट लेडर, पैसा और कमाना है, सब करना है. बट देन जब मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि क्या मेरे नॉलेज का यूज़ सिर्फ एक एमएनसी को मिलना चाहिए या फिर मेरे देश के लोगों को भी मिलना चाहिए, मेरे आसपास के लोगों को मिलना चाहिए, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे शायद ये जॉब छोड़ के मुझे एक ऐसे बिजनेस में आना चाहिए जहाँ पे मैं अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का यूज़ कर सकता हूँ अपने देश के लोगों के बेनिफिट के लिए, उनके वेल्थ क्रिएशन के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है. क्या बात है सर. लेकिन यार सर, मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में आई कैसे कि मुझे एमएनसी का जॉब छोड़ना है और मुझे लोगों की मदद करनी है? हाउ दिस थॉट केम? इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. जब मैं जॉब कर रहा था, आई डिड माई MBA फ्रॉम NMIMS एंड आई गॉट द हाइएस्ट पैकेज ऑन कैंपस. तो मैटर ऑफ प्राइड फॉर माई फैमिली, माई एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीवन अराउंड मी वॉज वेरी प्राउड. दे वुड गो एंड टेल देयर नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स की पता है मेरा भांजा, मेरा भतीजा MNC में जॉब करता है, ये है वो है. एंड अपने यहाँ का काफ़ी लोगों को आदत होती है, तो किसी ने एक मेरे रिलेटिव को बोल दिया कि हाँ, तो आपके भांजे को जॉब लगी है MNC में, आप क्यों इतना प्राउड फील कर रहे हो, आपका कौन सा भला कर दिया उसने. एंड व्हेन दिस थिंग, जब भी मुझे बात पता चली तो मुझे लगा यार बात तो सही है. कहीं ना कहीं मेरे नॉलेज का इस्तेमाल, मेरे नॉलेज का बेनिफिट जो है वो तो मेरे ही अपने लोगों को नहीं हो पा रहा है. एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, नाउ लेट मी डू समथिंग जिससे ये नॉलेज का यूज मैं अपने देश के लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के वेल्थ क्रिएशन के लिए, उनके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए यूज करूं, न कि सिर्फ अपने सैलरी के लिए या अपने डेजिग्नेशन के लिए करूं. लेकिन सर, जब लोगों ने ऐसे बोला कि वो आपका क्या फ़ायदा कर रहा है, एक तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म आप बोल सकते हो, तो उसको आपने इतने पॉजिटिव वे में कैसे लिया सर? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि श्री कृष्ण हमारी लाइफ में किसी न किसी तरह से आके हमको सही दिशा दिखाते हैं, जैसे कि उन्होंने अर्जुन को दिखाई थी. तो मैं ये सोचता ही नहीं हूं कि जिन्होंने भी वो बोला उन्होंने कोई क्रिटिसिज्म किया या सार्केज्म किया या कोई ताना मारा. हो सकता है कि श्री कृष्ण ने उनके थ्रू मुझे एक संदेश भेजा कि बेटा, तुझे जो नॉलेज लेके भेजा है वो किसी बहुत अच्छे काम के लिए भेजा है, तो तू अब ये अपने पर्सनल एम्बिशन से थोड़ा बाहर आ, और जिस काम के लिए तुझे मैंने भेजा है
अब उस काम पे लग जा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसको नेगेटिवली लेने की जरूरत थी। वो एक संदेश था जो मैंने एक्सेप्ट किया एंड आई एम थैंकफुल कि इट लेड मी टू द राइट पाथ, जहाँ पे मैं आज काफ़ी लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। सर एमएनसी में जॉब करना समझ में आया, पैसा कमाना स्टार्टिंग में आपका एम्बिशन था, वो समझ में आया। देन यू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, वो भी समझ में आया। लेकिन आज आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, तो एक ऐसा बंदा जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, एमएनसी में जॉब करता था, उसका सर भगवत गीता के साथ कैसे रिलेशन बिल्ड हुआ? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है भगवत गीता वो लाइफ मैनुअल है जिसकी ज़रूरत आपको, मुझे और हर उस इंसान को है जो इस दुनिया में अपना जीवन जी रहा है, इस दुनिया में सांस ले रहा है। एग्री सर। तो मेरे जीवन में भगवत गीता आई शायद आज से 10 या 12 साल पहले। आने के बाद में मुझे लगा कि श्री कृष्ण ने शायद और मुझे पहले भगवत गीता दी होती तो मेरी लाइफ और बेहतर होती, लेकिन ठीक है, जैसे उनकी इच्छा। और जब ये भगवत गीता आई और मुझे पता चला कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसको मैं जब भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके करता हूँ तो वो और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ और अपने मन को शांत रख के कर सकता हूँ और एक पर्पसफुल लाइफ की तरह कर सकता हूँ, रादर देन रनिंग आफ्टर कि इसमें मेरा कितना फायदा हो रहा है। तो जब आपको भगवत गीता ये सिखा देती है कि आपको एक पर्पस के लिए बनाया गया है, एक लक्ष्य के लिए बनाया गया है, अगर मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं कैसे लोगों को वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सकता हूँ, तो आज ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि उसके अंदर में मेरा कौन सा क्लाइंट, मुझे मेरा बिजनेस कौन से लेवल पे जा रहा है, मेरे क्लाइंट्स कितने बढ़ रहे हैं, दैट इज़ ऑल सेकेंडरी, वो तो फल है। आज मुझे जब ये रियलाइज़ हो गया कि ये मेरा कर्म है कि मुझे जो भी नॉलेज श्री कृष्ण ने दिया है उसका यूज़ मैं लोगों के वेल्थ क्रिएशन के लिए करूँ, और ये बात मुझे भगवत गीता ने जब सिखाई तो मुझे लगा हाँ, जिंदगी जीने का ये सही तरीका है। और फिर मुझे लगा कि यही तरीका अगर मैं लोगों को भी सिखाऊं तो वो भी शायद और अच्छे से अपना काम कर पाएंगे, एंड दैट इज़ वेयर आई गॉट इनटू भगवत गीता कोचिंग एज वेल। अब सर, बिफोर द पॉडकास्ट हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे, ऐसे बातें कर रहे थे, तभी मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि व्हेन आई वाज लाइक, मैं मेरे बिजनेस के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था, तो आप हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कहीं ना कहीं भगवत गीता से लिंक करके आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि देखो पार्थ, इस प्रॉब्लम को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सो ओवरऑल सर, आपके करियर में भगवत गीता का क्या रोल है? एंड ऐसे अगर मैं टॉप लर्निंग्स की बात करूँ, टॉप 5 लर्निंग्स की जो आप यूथ के साथ शेयर करना चाहोगे अबाउट भगवत गीता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। फिर से मैं एक बात बोलूंगा, जैसे मैंने आपको बताया भगवत गीता इज अ लाइफ मैनुअल फॉर ऑल। तो आप बोलते हो कि आपने अपने बिजनेस के बारे में क्वेश्चन शेयर किया और मैंने भगवत गीता का लर्निंग शेयर किया। द बेस्ट पार्ट इज, हमारे किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढोगे तो भगवत गीता में आपको मिल ही जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ भगवत गीता। और यदि मैं टॉप 5 की बात करूं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस टाइप के हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अगर एक सिंपल सा लर्निंग में आपको अगर शेयर करूं, भगवत गीता में एक श्लोक है, न कंचित शाश्वतम, मतलब नथिंग इज परमानेंट। अगर इस एक चीज को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो, हम में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं कि यार मेरे पास ना एक पुराना फ्रेंड था, वो छोड़ के चला गया, मेरे कंपनी में एक पुराना बंदा जॉब करता था, वो छोड़ के चला गया, मेरा एक बहुत अच्छा क्लाइंट था, वो छोड़ के चला गया। या कई लोग जब जॉब स्विच करते हैं तो नई कंपनी में बार बार ये सोचते रहते हैं कि मेरी पुरानी कंपनी में ये फैसिलिटी थी, मेरी नई कंपनी में ये फैसिलिटी नहीं है। जब आप इस श्लोक को एक्सेप्ट कर लेते हो कि नथिंग इज परमानेंट, जो था वो आपकी लाइफ में उस पर्टिकुलर समय के लिए था, अब आपकी लाइफ में कुछ और आने वाला है। अब जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो यू लर्न टू लेट गो। आप उसको छोड़ना सीख जाओगे कि हाँ, जो चला गया उसको छोड़ दो, जो आने वाला कल है उसको मैं कैसे बेहतर बना सकता हूं अपने कर्मों के द्वारा। तो एक इस लर्निंग को आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। देयर इज अनदर थिंग जो इसमें बोलते हैं कि श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं सदा आपके आसपास हूं। नाउ द मोमेंट यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग द प्रेजेंस ऑफ श्री कृष्ण अराउंड यू, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं विश्वास रखता हूं कि श्री कृष्ण यहां मेरे बगल में बैठे, और मैं अगर आपको कोई भी गलत बात बोलूंगा, कोई भी झूठ बोलूंगा, तो मुझे तुरंत रोक लेंगे कि क्यों झूठ बोल रहा है, मैंने तुझे झूठ बोलने के लिए भेजा है। जब आप इस एक्नॉलेजमेंट के साथ में जीते हो, आप गलत काम कर ही नहीं पाओगे, आप कोई गलत चीज कर ही नहीं पाओगे, ना किसी को बुरा बोल पाओगे, ना झूठ बोल पाओगे, ना चीट कर पाओगे।
अपने आप आपकी लाइफ में प्योरिटी आ जाएगी. छोटे छोटे प्रिंसिपल्स है, बट व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन देम, व्हेन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन देम, सडनली आपको लगेगा कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स तो सारे दूर ही हो गए. जिस चीज को कल तक आप प्रॉब्लम समझ रहे थे, आप किस चीज को प्रॉब्लम समझ रहे थे, ये बंदा चला गया, इसके बिना मैं कैसे करूंगा. जब आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो कि इसके बिना ये तो जाने ही वाला था, मैं जबरदस्ती इसका मोह करके बैठा हुआ, तो अब उसको प्रॉब्लम आप समझोगे ही नहीं. आप किसी चीज का गुस्सा कर रहे हो कि अरे यार ये क्लाइंट मेरा अभी तक बन क्यों नहीं रहा, उसके जब अगर आपके कर्म में लिखा है कि आप उसका वेल्थ क्रिएशन आपके हाथों से है, तभी वो आपका क्लाइंट बनेगा, तब तक वो नहीं बनेगा. तो आप ना फ्रस्ट्रेट होगे, ना आपको गुस्सा आएगा. तो अपने आप ये सारी इम्प्योरिटीज, ये निगेटिविटीज आपकी लाइफ से दूर होती चली जाएगी. द मोर एंड मोर यू स्टार्ट लिविंग द लाइफ थ्रू भगवत गीता. ब्यूटीफुल सर. आई थिंक अब मुझे समझ आ रहा है कि भगवत गीता कैन गिव मी सॉल्यूशन टू लॉट ऑफ माई प्रॉब्लम्स. एंड आई थिंक मुझे भी भगवत गीता कोचिंग में ज़रूर शामिल होना चाहिए. सो सर, व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट दिस, was there ever any moment where you felt कि यार मैंने गलती कर दी, या you doubted yourself, या ऐसा कोई प्रॉब्लम आया आपके साथ? वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन. मैंने अपने आप को डाउट किया ऐसा मोमेंट तो शायद नहीं आया, बट एक इंसिडेंट जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा कि व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, आई स्टार्टेड माय बिजनेस बाय राइटिंग अ ब्लॉग. ठीक है, तो जब मैंने अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया, एंड आई सेड कि दिस इज हाउ माय बिजनेस विल फ्लरिश और इट विल स्टार्ट. तो जो एंड दिस आई स्टार्टेड बैक इन 2010. अभी आज सुन के शायद विश्वास भी नहीं होता है, लेकिन 2010 में स्मार्टफोन्स नहीं होते थे. 2010 में सर आप ब्लॉगिंग करते थे, वो सुन के अभी जस्ट मुझे शौक लगा. 2010 में एक म्यूचुअल फंड वाला बंदा, भगवत गीता का कोचिंग वाला बंदे ने ये सोचा कि यार मैं ब्लॉगिंग के थ्रू बिजनेस बढ़ा सकता हूँ. इट इटसेल्फ इज अ शॉकिंग टू नो. नहीं, आपको फिर भी शायद शॉकिंग कम लगेगा, लेकिन उस समय के लोगों को बहुत ही बड़ा शॉक लगा था कि सबने मुझे ये बोला कि लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लोग ब्लॉग कोई नहीं पढ़ेगा, सो योर ब्लॉग इज गोइंग टू फेल, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग ब्लॉग्स एंड ऑल. एंड समहाउ आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं आज ये बिजनेस जिस मॉडल से स्टार्ट कर रहा हूँ, इन फ्यूचर पीपल में वॉन्ट टू रेप्लिकेट दिस मॉडल, एंड इस तरह से ग्रो होगा. बाय द ग्रेस ऑफ श्री कृष्ण आज वो ब्लॉग का रीडरशिप जो है वो जैसे मैंने बताया 91 कंट्रीज तक पहुंच चुका है. और सिर्फ इस ब्लॉग के कारण, इस ब्लॉग की रीडरशिप के कारण इंडिया में वी हैव अ क्लाइंटेल, अ हैप्पी क्लाइंटेल इन 15 स्टेट्स. और इसमें मजे की बात यह है कि 15 स्टेट्स में मैं आज तक गया भी नहीं हूँ, शायद मैं 4-5 स्टेट्स ही गया हूँ. क्या बात है. 7 कंट्रीज में वी हैव क्लाइंटेल, इन 7 कंट्रीज में भी मैं गया नहीं हूँ, शायद 1-2 कंट्रीज ही गया हूँ. तो ये सब इज द मैजिक और द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, पावर ऑफ दैट ब्लॉग, जहाँ पे एक सेल्फ डाउट नहीं किया, एक विश्वास रखा कि नहीं, एक सोच है कि फ्यूचरिस्टिक सोच है, ये होगा. और जहाँ भी लोगों ने डाउट किया तो उनके डाउट को पॉजिटिवली लिया कि भाई ठीक है, ये अगर डाउट कर रहे हैं मतलब ये भी मुझे कुछ ना कुछ इनपुट्स देना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे और बेहतर बनाया जाए, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए. अगर आप मेरा ब्लॉग पढ़ेंगे तो यू विल सी देयर आर वेरी शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज है अबाउट कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल. तो वो एक मैंने ध्यान रखा कि भाई मैं ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं लिखूं उसके अंदर ऐसी चीज़ लिखूं जो एक नॉर्मल 5th ग्रेड का बच्चा या 7th ग्रेड का बच्चा भी अगर पढ़े तो समझ पाए कि क्या बात है. एक्सीलेंट सर. आई थिंक आपको इसका बेनिफिट इसलिए मिला बिकॉज यू आर द वन हु स्टार्टेड इट अर्ली. एटलीस्ट जब वो रैट रेस नहीं बना था, लाइक आज के डेट में तो बहुत लोग कर रहे हैं ब्लॉगिंग, बट आई गेस उस समय काफ़ी कम लोग कर रहे थे. बट आपने सोचा फ्यूचर के बारे में कि यार इसका फ्यूचर हो सकता है, या अगर मैं ये करूंगा तो मेरा बिजनेस फ्लरिश हो सकता है, एंड यू गिव इट अ ट्राई. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग पहले ही अजम्पशंस कर लेते हैं, जैसे आपने बोला कि यार लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ब्लॉग कौन देखेगा. और अगर आज सर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग का काम करते हैं फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. उसमें भी आई थिंक यू आर कुछ गिने चुने लोग हैं जिनमें से आप यू आर स्टार्टिंग पॉडकास्ट, यू आर स्टार्टिंग मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया. सो आज भी आप अगर देखा जाए तो यू आर अहेड ऑफ मैनी पीपल. लाइक आज भी लोगों को लग रहा है कि यार सोशल मीडिया से बिजनेस नहीं होता है, या इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अवेयर पीपल. बट उसकी जगह आप ऐसे सोच रहे हो कि आपके पास जो नॉलेज है आप सोशल मीडिया के थ्रू उसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो. देखिए, सोशल मीडिया को लेके मुझे लगता है लोगों के माइंड में बहुत डिफरेंट थॉट्स है. हाफ ऑफ द पीपल आर क्रेजी अबाउट सोशल मीडिया. मतलब खाना खाएंगे तो भी सोशल मीडिया पे डालेंगे, और एयरपोर्ट पे जाएंगे तो भी सोशल मीडिया पे डालेंगे. दैट इज वन एक्सट्रीम जहाँ पे वी
वी आर गोइंग ओवरबोर्ड, जहाँ पे वी आर किलिंग अवर ओन प्राइवेसी एंड इन्वाइटिंग ट्रबल्स फॉर आवरसेल्व्स. दैट इज वन. देयर इज अनदर एंड जो बोलते हैं कि ना सोशल मीडिया को हाथ ही मत लगाओ, मतलब यू नो स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, इट इज पॉइजन, इट इज दिस दैट. मुझे लगता है जो सच्चाई है वो कहीं बीच में लाई करती है. सोशल मीडिया कैन बी अ वेरी पावरफुल टूल अगर आप उसको सही तरीके से यूज करो. 100% सर. एक सिंपल इनफ एग्जांपल है कि मान लीजिए फायर है, ठीक है. फायर अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हो. आई एम श्योर जब हमारे घर में हमारी मम्मी या हमारी वाइफ जब फायर को यूज करती है खाना बनाने के लिए, तो वही फायर हमारे लिए एनर्जी बन जाती है. लेकिन वही फायर अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी. तो इट इज नॉट द फायर हु इज एट फॉल्ट, इट इज अस जो उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पा. तो सोशल मीडिया का अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए यूज करेंगे, इट कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल टूल. अगर आप सोशल मीडिया का यूज करेंगे टू इंट्रूड योर ओन प्राइवेसी, या सोशल मीडिया का यूज करेंगे टू गेट जेलस ऑफ अदर पीपल कि यार ये कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, या फोमो फील करेंगे, तो वहां पे डेफिनेटली सोशल मीडिया कैन प्रूव डिजास्टर्स. 100% सर. जैसे कि देखा जाए ना तो आप जैसे कई ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को राइट गाइड कर रहे हैं. सोशल मीडिया नीड पीपल लाइक यू जो रियल में एडवाइस दे, नॉट जस्ट फॉर द बिजनेस पर्पस, बट यार जैसे आप लाइफ लेसन शेयर कर रहे हैं या फाइनेंशियल नॉलेज है, ये लोगों तक पहुंच पा रहा है. आज आप देखोगे तो इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रहा है. आई विल से सर सोशल मीडिया का उसमें काफी बड़ा रोल है. अगेन जो आपने बात कही उससे मैं काफी हद तक एग्री करूंगा, लेकिन ये भी मुझे बोलना जरूरी है कि इसमें फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम पे जो बहुत सारा मिसगाइडेंस हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हैज एक्टेड एज अ कैटलिस्ट. जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज आप अपना मोबाइल फोन उठा के अगर कोई रील्स देखना शुरू करते हैं, रैंडम इन्फ्लुएंसर्स उस पे आकर 5 स्टॉक्स टू वॉच इन 2025, या ये स्टॉक उठा लिया तो आपकी लाइफ बन जाएगी, ये स्टॉक ले लीजिए रॉकेट बन जाएगा. नाउ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पब्लिक जो है न ये चेक करती है कि जो बंदा बोल रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उसने कोई रिसर्च की है या नहीं की है, या वो ये एडवाइस मुझे फ्री में क्यों दे रहा है. पीपल आर डूइंग चीप स्टफ जस्ट टू इंक्रीज देयर फॉलोअरशिप, और वो फॉलोअरशिप बढ़ा के वो अपने ब्रांड्स प्रमोट करना ये सब चीज़ कर रहे हैं. बट पीपल आर फॉलिंग प्रे टू इट, वो उनकी एडवाइस को रैंडमली फॉलो करके अपना लॉसेस कर रहे हैं. तो वहाँ मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो फेक फाइनेंशियल एजुकेशन से अवेयर रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. कि जैसे हम बोलते हैं ना कि डायमंड और पीस ऑफ ग्लास दोनों भी धूप में चमकते हैं, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा इसमें से रियल डायमंड कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है. बट जब आपको समझ में आएगा कि कांच का टुकड़ा जो है वो धूप में गर्म होके पिघल जाएगा, लेकिन डायमंड कभी नहीं पिघलेगा. तो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन मुझे राइट एडवाइस दे रहा है और कौन मुझे मिसगाइड कर रहा है. एग्जैक्टली सर. बट डायमंड को पहचानना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. लाइक सोशल मीडिया पे हजारों लोग हैं, बट उसमें से राइट गाइडेंस कौन दे रहा है और मिसगाइड कौन कर रहा है, अगर ये हमने समझ लिया ना, तो हम फाइनेंस की फील्ड में बोलो या कोई भी फील्ड में बोलो, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है, बट उसको वाइजली यूज करना है. करेक्ट. सो सर नाउ लेट्स जंप टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, जिसके लिए बेसिकली आपको हमने इनवाइट किया है. दैट इज, जैसे हमने बात किया कि सोशल मीडिया पे लोग जैसे मिसगाइड कर रहे हैं, तो उस मिसगाइड को साइड में रखते हुए लाइक प्रॉपरली आई वांट कि जो बेसिक ऐसे कंसेप्ट हैं, जो इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर किसी को पता होने ही चाहिए, जो मेरे खुद के पर्सनल सवाल भी है इसमें से, कुछ मेरे दोस्तों के सवाल हैं, और ऐसे सवाल जो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, वो सवालों के सर मैं आपसे आज जवाब चाहता हूँ कि इससे एक्चुअली क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशंस में. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है सर. पहला, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? लाइक आज भी देयर इज अ कंफ्यूजन, तो शॉर्ट में सर अगर आप बता दें कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड. देखिए क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, इसके आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं. हाँ. एक बात जो सबको पता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो सबको पता है. हाँ. कुछ लोगों को म्यूचुअल फंड सही है ये पता है. हाँ. लेकिन जो सच्चाई है इन दोनों के बीच में है. हाँ. सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी, जहां पे मान लीजिए कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो. आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इंडिया के टॉप 500 बिजनेसेस में. हाँ. ठीक है,
लेकिन आपको नहीं पता कि ये टॉप 500 बिजनेसेस करते क्या हैं, कौन से अच्छे हैं, प्रमोटर कौन है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं. यू डोंट हैव द स्किल्स और द टाइम टू स्टडी देम. अब आपने क्या किया कि आपने एक फंड मैनेजर को हायर किया ये सब इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फंड मैनेजर जो होते हैं वो उनकी सैलरीज और ये सब बहुत हाई होती है, तो आप अकेले कैसे अफोर्ड कर पाओगे. सो द राइट आइडिया इज पीपल लाइक अस who come together, lot of investors will come together, pool in their money, और उस pool of money को एक fund manager manage करेगा to research the right companies, to research the right stocks, identify the right businesses, कौन से प्राइस पे लेना चाहिए, कौन से प्राइस पे बेचना चाहिए, ये सब आपको कुछ नहीं देखना. ये सब आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर देख रहा है. And ultimately what is your desire is to get returns out of that or to grow your money. तो मान लीजिए आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट कर रहे हो and you create a big wealth. Your job is done. तो वहां पे म्यूचुअल फंड वर्क्स एज अ ग्रेट टूल टू क्रिएट वेल्थ फॉर यू. जहां पे एक अगर छोटा सा एग्जांपल और दूं आपको कि मान लीजिए आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो क्या ये जरूरी है कि आप खुद को आपको एयरक्राफ्ट चलाते आना चाहिए? नो. आपका काम क्या है, आप एक टिकट खरीदोगे एयरलाइन की, आप फ्लाइट में जाके बैठोगे, द पायलट इज वेल इक्विप्ड टू फ्लाई यू टू दिल्ली. तो बस एक सिमिलर एग्जांपल आप ले सकते हो अबाउट म्यूचुअल फंड कि म्यूचुअल फंड में द डेस्टिनेशन इज वेल्थ, वेल्थ की डेस्टिनेशन तक आपको जाना है. म्यूचुअल फंड इज योर फ्लाइट, योर पायलट इज योर फंड मैनेजर. फ्लाइट बोर्ड कीजिए और वेल्थ एंजॉय कीजिए. क्या बात है सर. मतलब इज इट लाइक कि अगर मैं 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टिल मेरे 500 रुपये के लिए भी इतना सब रिसर्च हो रहा है और एक प्रोफेशनल मैनेजर वगैरह मेरा फंड मैनेज कर रहा है? एग्जैक्टली. तो द आइडिया इज कि रिटेल इन्वेस्टर एज स्मॉल एज 500 रुपीज भी आप एक अपनी SIP अगर स्टार्ट करते हो, द फंड मैनेजर इज मैनेजिंग योर मनी और आपको कुछ चिंता नहीं करनी है कि कौन सा स्टॉक सही है, कौन सा स्टॉक गलत है, मैं ये कौन सा न्यूज चैनल देखूं, मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढूं. आपको कुछ नहीं करना है. ऑल यू हैव टू डू इज डिसिप्लिन से अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करते रहना है एंड द फंड मैनेजर एंड योर एडवाइजर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. ये अच्छा है सर. मतलब जैसा आपने बोला कि फ्लाइट में जाने के लिए यू डोंट नीड टू बी अ पायलट. एग्जैक्टली. वैसे ही अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यार बेस्ट इन्वेस्टर बनने के लिए यू डोंट नीड टू बी एन advisor, financial advisor or something. Finance expert, yes. Yeah, finance expert basically. Yes. We can take help like advisors like you and fund managers जो हमारा पैसा मैनेज कर रहे हैं. Exactly. 500 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए भी आई एम गेटिंग अ प्रोफेशनल हेल्प. Exactly. सर मैंने बहुत बार देखा है कि फाइनेंशियल एडवाइजर सजेस्ट कि रिटायरमेंट प्लानिंग करो, ऐसा करो वैसा करो, बट सर मुझे तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है. अब मैं लाइफ एंजॉय करना छोड़ के मैं इन्वेस्टमेंट के पीछे कहाँ भागूं सर? मतलब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है. नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है. पहली बात तो ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइफ एंजॉय मत करो. एक आपसे सवाल पूछता हूँ. ओके. पार्थ, यू आर 1 or 2? 1 or 2? 1. I will say you are 2. How? 1 is the present Parth and 1 is the future Parth. Okay. Right? हाँ. अगर whatever money you are earning, let us say you are earning 100 rupees. अगर ये पूरा 100 रुपीज आप आज ही स्पेंड कर देते हो, देन पूरा का पूरा पैसा आपने पार्थ प्रेजेंट को दे दिया. राइट? जो फ्यूचर पार्थ है, जो थोड़ा रिलैक्स करना चाहता है, जो आपकी जितनी मेहनत नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी एज ज्यादा है, तो उस पार्थ के लिए आपने कोई पैसा नहीं रखा है. अब उस पार्थ को आप किसके भरोसे छोड़ रहे हो? क्या उस पार्थ के लिए कोई और आएगा पैसा देने के लिए? क्या वो पार्थ किसी से पैसा मांगना चाहेगा अपने रिटायरमेंट के लिए? उस पार्थ को मदद करने के लिए एक ही बंदा है जो उसकी मदद कर सकता है, दैट इज द प्रेजेंट पार्थ. और इसीलिए आप अगर आज 100 रुपीज कमाते हो तो इट इज योर ड्यूटी कि आप अपने फ्यूचर पार्थ के लिए लेट अस से 20 to 30% उसमें से सेव करो, सो दैट वो पैसा अक्यूमुलेट होके एक इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो जाए कि आज जो पार्थ एंजॉय कर रहा है वो फ्यूचर पार्थ भी उतना ही एंजॉय करे एंड नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन. एक मूवी का डायलॉग जो आपने सुना होगा, मेरा भी काफी फेवरेट है, कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना. आई एम श्योर हम सब अपनी रिटायरमेंट में डायलॉग बोलना चाहेंगे कि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. लेकिन वो डायलॉग बोलने के लिए आज अपने आप पर एक एहसान करना पड़ेगा कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी. ग्रेट सर. मतलब जितना मैं समझ पाया कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में किसी पे डिपेंडेंट ना रहूँ और जैसे आज मैं एंजॉय करूँ, वैसे मैं फ्यूचर में भी अगर एंजॉय करना चाहता हूँ तो भाई एंजॉय करने के साथ साथ मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा. राइट. सर, आई सीरियसली वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, बट
थोड़ा डर लगता है सर। कैसा है ना कि शेयर मार्केट को आज भी लोग एक तरह से जुए की तरह ही देखते हैं और कई लोगों को इसमें काफ़ी बड़ा बड़ा लॉसेस भी हुआ है एंड म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जुड़ा है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट बट सर कुछ ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए ना जिससे मेरा वेल्थ क्रिएट हो जाए और मेरा पैसा डूबे ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पार्थ। इनफैक्ट ये फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने शेयर मार्केट को या इक्विटी मार्केट को समझ लिया है कि ये कोई अलादीन का चिराग है कि जिसको मैं रगड़ूंगा और यहाँ से जिन निकल के मुझे पैसा दे देगा। ट्रस्ट मी, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर क्विक मनी, स्टॉक मार्केट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। ये सेंटेंस अगर आप याद रख लेते हो शायद आपकी आधी प्रॉब्लम्स वैसी सॉल्व हो जाएगी। देखिए, स्टॉक मार्केट जुआ क्यों है? क्योंकि हम इसको ट्रीट जुए की तरह कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1 इज ऑलवेज इन्वेस्ट इन क्वालिटी, डोंट इन्वेस्ट ऑन टिप्स। आधे लोग क्या करते हैं कि मुझे मेरे कजिन ने ये बता दिया, मुझे मेरे पड़ोसी ने ये बता दिया, मुझे ट्रेन में किसी ने बता दिया, मुझे किसी रील में किसी ने ये बता दिया और उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। भाई, आपका मेहनत का पैसा है, ऐसे ही किसी के बोलने से आप डाल दोगे तो आपका नुकसान ही होगा ना। तो फर्स्ट रूल इज इन्वेस्ट इन क्वालिटी। रूल नंबर 2, इवन क्वालिटी कैन बी वोलाटाइल इन शॉर्ट टर्म। सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो सकता है। डज दैट मीन कि वो अच्छा बैट्समैन नहीं है? तो उसी तरह अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे फंड में भी डाला है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि उसमें थोड़े नेगेटिव रिटर्न्स दिखे, लेकिन उससे घबराना नहीं है। थर्ड इज ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। सिंगल स्टॉक में अगर आप पैसा डालोगे और अगर उस कंपनी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो आपका लॉस होना ही है। लेकिन अगर आपने एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया हुआ है जिसमें लेट्स से देयर आर 50 to 100 कंपनीज, अभी मान लीजिए उसमें से 1 या 2 कंपनीज गलत निकल भी गई, तो बचे हुए 98 स्टॉक्स जो है अगर वो ठीक रिसर्च से आपने किए हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं संभाल लेंगे। एंड रूल नंबर 4 इज अपने डॉक्टर खुद मत बनिए, ऑलवेज हायर अ प्रोफेशनल। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, श्री कृष्ण ने हम सबको एक एक पर्पज के लिए बनाया है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपका पर्पज है कि आप पेशेंट को ठीक करें। अगर आप एक लॉयर हैं तो आपका पर्पज है कि आप अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाएं। तो उसी तरह जैसे आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। तो रादर देन लुकिंग फॉर फ्री टिप्स, आप जाइए एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर कीजिए। अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करके अपना रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। आप कभी पैसा लूज नहीं करेंगे। ओके, लेकिन सर इंट्राडे आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। मेरे काफ़ी दोस्त करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह। तो उसमें तो सर आप बोल रहे हो क्विक मनी नहीं बना सकते, बट इंट्राडे से तो क्विक मनी में बना सकता हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पार्थ। एक आपसे छोटा सा सवाल मैं पूछता हूँ। ओके, मान लीजिए आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, हाँ, और आप उसमें जीत गए, हाँ, तो आप किस किस को बताएंगे? सबको बताऊंगा सर। सबको बताएंगे, राइट? Obviously. खुशी की बात है। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली उस कॉन्टेस्ट में आप हार गए, हाँ, आप किसको बताएंगे? किसी को नहीं। किसी को नहीं बताएंगे। नहीं, ये आपकी स्टोरी नहीं, यह सबकी स्टोरी है। हाँ, कि हम अपनी सक्सेस सबके साथ शेयर करते हैं, फेलियर किसी Failures के नहीं साथ शेयर नहीं करते। जो भी लोग आपको आके बताते हैं कि मैंने इंट्राडे में प्रॉफिट किया है, उन्होंने शायद किसी एक स्टॉक में या 2 स्टॉक में प्रॉफिट किया होगा जिसका वो ढोल पीट पीट के सबको बताते हैं। ओके, उनसे पूछिए कि क्या वो एक ही स्टॉक है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है? द आंसर विल बी नो। अगर एक स्टॉक में उन्होंने 10 का 15 किया होगा तो देयर विल बी 9 अदर स्टॉक्स जिसमें किसी में 10 का 11 भी हुआ होगा, किसी में 10 का 9 भी हुआ होगा, किसी में 10 का 5 हुआ होगा, किसी में 10 का 0 भी हुआ है। ओके, दे विल नेवर टॉक अबाउट इट। और जब आप उनका पोर्टफोलियो रिटर्न देखेंगे तो पोर्टफोलियो रिटर्न वही है कि उनका 100 रुपए का शायद से 100 का 105, 110 यही हुआ है। एंड इफ यू आर हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ रिटर्न, विच इज, हम बोलते हैं कि 12 से 15% का अगर एनुअल ग्रोथ के साथ आप हैप्पी हो, यू कैन वेरी वेल गो विथ अ म्यूचुअल फंड, यू कैन वेरी वेल गो विथ एन एडवाइजर। और लॉन्ग टर्म में आपको इस टाइप का ग्रोथ सफिशिएंट है। आपको जरूरत नहीं है कि आपको बहुत एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न चाहिए। अगेन लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन। अगर आपका पैसा 1 लाख रुपए अगले 20 सालों में 10 टाइम्स हो जाता है, आई विल बी हैप्पी। यू विल बी हैप्पी। आपको क्या लगता है क्या परसेंट से पैसा ग्रो हुआ है आपका? चलिए आपको एक हिंट दे देता हूं। हमारा माइंड इसको कंपाउंडिंग को कैलकुलेट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो आपका ग्रोथ जो है वो 900% ग्रोथ है। 9 टाइम्स पैसा ग्रो हुआ है आपका। हाँ, ठीक है, 900% ग्रोथ। 900% ग्रोथ को अगर मैं 20 से डिवाइड करूं तो इट कम्स आउट टू 45%। सो यू विल थिंक कि 45% से मेरा पैसा ग्रो हुआ है, राइट? बट द राइट आंसर इज आपका पैसा सिर्फ 12% से कंपाउंड हुआ है। Okay. It is the magic of compounding which has created wealth for you. It is not the returns.
हमारे में से बहुत सारे लोग रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं। 25% रिटर्न आना चाहिए, 30% रिटर्न आना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो एंड योर पोर्टफोलियो ग्रोज एट 12 to 15%, ट्रस्ट मी, you will create immense wealth. You don't need to chase any exotic product. You don't need to break your head on ये चार्ट का पैटर्न क्या है, ये स्टॉक अप जाएगा डाउन जाएगा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर ये सब आप करते हो, इट माइट इम्पैक्ट योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हो और पूरा दिन आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है, आपका बॉस आके आपको शाबाशी देगा या आपको डांटेगा? डांटेगा ऑब्वियसली। शायद जॉब भी जा सकता है सर। शायद जॉब भी जा सकती है। आप घर जाते हो, आप घर जाने के बाद अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की जगह आप टीवी पे देख रहे हो कि कल मार्केट कैसा रहने वाला है, या आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर रहे हो कि भाई कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए। आपको क्या लगता है, आपकी फैमिली आपसे हैप्पी होगी या नाराज होगी? फैमिली भी हैप्पी नहीं होगी सर, और मैं खुद भी इतना एग्जॉस्ट हो जाऊंगा कि रात को 9 बजे घर पे जाने के बाद उतना दिमाग काम भी नहीं करेगा मेरा। एग्जैक्टली। मैं कुछ और एक्स्ट्रा करूँ। एग्जैक्टली। तो जब ये सब चीजें हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करके अपनी ऑलरेडी हेक्टिक लाइफ को और हेक्टिक क्यों बनाना है? आपका काम है वर्किंग आवर्स में अपने काम पे फोकस कीजिए, नॉन वर्किंग आवर्स में अपनी फैमिली पे फोकस कीजिए, और साल में 1 या 2 दिन निकालिए जहां पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलके अपने गोल्स डिसाइड कीजिए। लेट हिम डिजाइन अ प्लान फॉर यू एंड ही विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको। अननेसेसरी अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने में किसी का फायदा नहीं होना। सो सर, जो दोस्त मुझे बोल रहे हैं कि वो लोग इंट्राडे से प्रॉफिट बना रहे हैं, तो इन सिंपल वर्ड्स मुझे उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उन पे ट्रस्ट के अलावा मुझे तो लगता है यू शुड फील बैड फॉर देम कि शायद आज भी बेचारे आपके साथ अपनी सच्चाई नहीं शेयर कर पा रहे हैं। जो भी उनके लॉसेस हैं वो छुपा रहे हैं और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए आपके सामने अपनी जो भी छोटी मोटी सक्सेस है वो शेयर कर। करेक्ट सर। और एक और पॉइंट सर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना है तो ट्रेडिंग करके या ऐसे कुछ भी कहीं भी कैसे भी खुद से इन्वेस्ट करके नहीं बनेगा। बट प्रॉपरली अगर मैं MFD के साथ बैठ के उनके प्लान्स के हिसाब से मेरे गोल्स शेयर करके अगर मैं प्रॉपर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे आपने बोला कि अगर 12 to 15% भी अगर इफ आई एम मैनेजिंग टू गेट दोज रिटर्न्स, स्टिल आई विल क्रिएट इमेंस वेल्थ। यस, एब्सोल्युटली। सर, कल रात का इंसिडेंट है। मेरे फादर एक चीज़ शेयर कर रहे थे कि उनके एक फ्रेंड है, सो वो भी ट्रेडिंग करते हैं। Okay. वो बोले थे दिन का वो 1,500-2 हज़ार कमा लेते हैं एंड ऑल। सो क्या होगा मतलब इसके पीछे? अच्छा, इफ यू नो आपके फादर के फ्रेंड की व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट सैलरी, मंथली इनकम? 30-35 हज़ार पकड़ सकते सर। 30-35 हज़ार तो वो पूरा महीना काम करते हैं और 30-35 हज़ार कमा रहे हैं। हाँ। और अगर 1,500-2 हज़ार डेली कमा रहे हैं तो ही कैन इजीली अर्न 60,000 रुपीज अ मंथ, 45 to 60,000 रुपीज अ मंथ। हाँ। तो डोंट यू थिंक अगर ये सच होता तो उनको तो जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मतलब है ना, ये इसके थ्रू इतना पैसा कमा रहे हैं तो वो उसी पे उनका सर्वाइवल हो जाता। हाँ, और अगर इतना पैसा आ रहा है अगर उसको पार्ट टाइम करके, तो अगर वो फुल टाइम कर ले तो करोड़पति बन जाएंगे। एग्जैक्टली। इनफैक्ट ये सवाल अगर हम अपने आप से पूछे कि अगर ट्रेडिंग वाज अ मींस टू मेक यू क्विक मनी और इजी मनी, मुझे बताइए इस देश में किसी को काम करने की जरूरत क्या थी? नहीं थी सर। आज आप और मैं या इवन द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इन दिस कंट्री, व्हाई आर दे वर्किंग सो हार्ड? सब लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेंगे, 2-4 हज़ार 5 हज़ार दिन का कमा लेंगे और उनका तो आराम से वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। जरूरत ही नहीं ना काम करने की। सो थिंग्स डोंट वर्क दैट वे। इंट्राडे का बेसिकली मतलब क्या है? एक स्टॉक है जिसके प्राइस पे आप बेट कर रहे हो कि ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नाउ लेट अस से एक कंपनी का नाम ले रहा हूं, अगेन नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। लेट अस से एक कंपनी है L&T, ठीक है। अभी अगर L&T को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1.5 लाख करोड़ का, मान लीजिए कोई ब्रिज का, फ्लाईओवर का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, विच दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, और ये 30% मार्जिन पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इन द नेक्स्ट 3 to 5 years L&T अगर 1.5 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है तो 30% के हिसाब से 45,000 करोड़ रुपीज उनके प्रॉफिट में जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि L&T में अगले 30 मिनट में क्या होगा, अगले 30 मिनट में इसके स्टॉक प्राइस क्या होगा, तो इसका जवाब कौन दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि अगले 30 मिनट्स में तो कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एग्जैक्टली यही कर रहे हो। आप अगले 30 मिनट्स में, अगले 2 आवर्स में क्या होगा इसको प्रेडिक्ट कर रहे हो। एंड दिस इज ऑल ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स, मेनी टाइम्स रूमर्स, मेनी टाइम्स रिगिंग। रिगिंग का मतलब है आर्टिफिशियली न्यूज फैलाई जाती है। आपने आज से पास्ट में देखा होगा कई बार जो कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं
वो इंडिया को डाउनग्रेड करती थी, डाउनग्रेड होने की वजह से मार्केट डाउन जाता था, फिर FIIs आके इन्वेस्ट करते थे और फिर वो रेटिंग रिवाइज होकर फिर मार्केट ऊपर जाता था. दैट मीन्स ऑल दिस शॉर्ट टर्म इज हैपनिंग आर्टिफिशियली. एक छोटा सा इंसिडेंस और आपको शेयर करता हूँ. दिस इज नॉट अबाउट द इंडियन मार्केट्स. रोनाल्डो का नाम आई एम 100% श्योर आपने सुना होगा. ऑब्वियसली. तो एक इंसिडेंस था जहाँ पे रोनाल्डो का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और उनके डेस्क पे कोका कोला की 2 बॉटल्स रखी हुई थी. बहुत वायरल हुआ है. उन्होंने वो बॉटल्स नीचे रख दी और पानी की बोतल हाथ में लेके कहा, डोंट ड्रिंक कोका कोला, ड्रिंक वाटर. स्टॉक्स गिर गए. जो कोका कोला का स्टॉक प्राइस था वो सडनली डाउन चला गया. अब मुझे बताइए, क्या कोका कोला अचानक से एज ए कंपनी बंद हो गई? नहीं. आंसर इज नो. क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता था कि रोनाल्डो ये करने वाला? नहीं. तो शॉर्ट टर्म में एनीथिंग कैन हैपन. और अगर आप शॉर्ट टर्म पे बेट करोगे तो आप अपना लॉस ही करने वाले हो. हाँ, अगर अगेन इट इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, अगर इट्स अ कंपनी जिसका वर्ल्ड ओवर बिजनेस है, जिसका फैन फॉलोइंग है, जिसका ब्रांड लॉयल्टी है, लोग जो कोका कोला पीते हैं, आई एम अगेन नॉट रिकमेंडिंग टू ड्रिंक एनीवन टू कोका कोला, लेकिन जो पीते हैं अगर वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो दैट मीन्स द कंपनी इज गोइंग टू ग्रो. तो अगर कोई उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा बढ़ेगा ना. लेकिन कब बढ़ेगा? अगर आप लॉन्ग टर्म में हो. एक दिन के लिए इन्वेस्ट करोगे और ऐसा एपिसोड हो गया तो आपका पैसा डूब जाएगा. एंड देन यू विल ब्लेम द मार्केट, यू विल ब्लेम द कंपनी कि अरे यार मार्केट बेकार है, मार्केट जुआ है. इट इज नॉट द मार्केट दैट इज जुआ, इट इज यू हु इज ट्रीटिंग इट एज जुआ. और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो आपके साथ ये इंसिडेंसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. सर, जैसे आपने एक पॉइंट पे काफी जोर डाला कि अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो इट इज पॉसिबल ओनली इन द लॉन्ग टर्म. यस. लेकिन सर, जब मार्केट ऊपर भागता है ना तब मजा आता है. करेक्ट. लेकिन जब न्यूज में सुनते हैं ना कि आज मार्केट गिर गया, सेंसेक्स इतना गिर गया, निफ्टी इतना गिर गया, राइट. तो सर ऐसे समय में क्या करें? लाइक डर लगता है. इट्स लाइक पैसा अभी निकाल लेता हूं मैं. तो हाउ टू हैंडल दिस? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अगेन आपको सवाल अपने आप से ये पूछना पड़ेगा, व्हाई आई हियर. जैसे मान लीजिए यू आर राइडिंग अ रोलर कोस्टर. ठीक है. रोलर कोस्टर में जब स्लाइड आपका ऊपर नीचे जा रहा है, क्या आपको डर लगता है? लगता है. अब अगर उस डर के मारे आप अपनी बेल्ट खोल के कूद जाओगे तो लॉस कम होगा कि ज्यादा होगा? खत्म हो जाएगा, पूरा लॉस ही हो जाएगा. लॉस ही हो जाएगा, राइट. और अगर आप बेल्ट बांधे रहोगे, हाँ, एक चीज आप कर सकते हो. जैसे कई लोग होते हैं जो उस थ्रिल को एंजॉय करते हैं, वो अपनी आंखें खुली रखते हैं. हाँ, जो लोग उस थ्रिल को एंजॉय नहीं करते वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं. बस ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपनी आंखें बंद कर लीजिए? मार्केट अप है या डाउन है आपको पता कैसे चल रहा है? बिकॉज यू आर वॉचिंग दोज न्यूज चैनल्स जो बोल रहे हैं कि मार्केट डाउन चला गया. मान लीजिए यू आर वन पर्सन जिसने 2014 में इन्वेस्ट करना शुरू किया और सीधा 2024 में जाके देखा कि मेरे पोर्टफोलियो का क्या हुआ. तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2020 में एक बार मार्केट डाउन भी गई थी और मेरा पोर्टफोलियो डाउन गया था. आज जब आप देखते हो तो आप देखते हो अरे मेरा पोर्टफोलियो तो 5 गुना मल्टीप्लाई कर गया. तो वी नीड दिस काइंड ऑफ स्लीप. करेक्ट. जब आप ये टाइम देते हो मार्केट को तब जाके तो आपका पैसा ग्रो होगा. आप डेली मार्केट देखोगे, डेली के अप एंड डाउन देखोगे, तब तो आपको डर भी लगेगा और अननेसेसरीली इसमें आपका वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा, लेकिन माइंड माय वर्ड्स आपका बीपी बढ़ सकता है. तो अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ दोनों का एक ही सॉल्यूशन है, अपने काम पे फोकस कीजिए. मार्केट पे फोकस करने से कुछ नहीं होने वाला. एज लॉन्ग एज यू हैव हायर्ड एन एडवाइजर एंड अ फंड मैनेजर, दे आर डूइंग योर जॉब, दे आर डूइंग देयर जॉब एंड यू नो दे आर क्रिएटिंग वेल्थ फॉर यू. तो आपको उन सब मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की चिंता करने की जरूरत नहीं. सर, इफ वी कंक्लूड इट लाइक दिस कि अगर यार मैंने एग्जांपल, इफ यू आर मैनेजिंग माय पोर्टफोलियो, अगर आप मेरे एडवाइजर हो, आपके थ्रू मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो मुझे ये सोचना ही नहीं ना मार्केट अप है, मार्केट डाउन है, ये करूँ वो करूँ. यू आर अ प्रोफेशनल, यू विल टेक डिसीजंस फॉर मी. एग्जैक्टली. सो इट्स नॉट माय रोल. एग्जैक्टली. इसमें अगर आप चाहें तो एक दूसरा एग्जांपल और मैं आपको दे सकता हूँ. लेट अस से हमारे किसी फैमिली मेंबर की सर्जरी हो रही है. ठीक है. अभी जब सर्जरी होती है तो उनका मतलब है ना, बॉडी को कट किया जाता है और वो सब होता है. मान लीजिए सर्जरी 2 घंटे की है और हम 1 घंटे बाद बोलेंगे, ऐसा हम करते नहीं है, बट मान लीजिए हम बोलेंगे अरे मुझे एक बार देखना है कहाँ तक सर्जरी हो गया करके. विल वी बी एबल टू सी दैट साइट कि हमारे फैमिली मेंबर का बॉडी कट किया हुआ है और उनके बॉडी पार्ट्स बाहर निकले हुए हैं, चक्कर खा के गिर जाएंगे. व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या करेंगे इसकी जगह पे? कोई भी वी कैन ट्रस्ट कि यार डॉक्टर देखेगा, डॉक्टर देख रहा है, पूरा सर्जरी हो जाने दो, जब पेशेंट बाहर आएगा तब उनसे बात कर लें. सेम थिंग वी हैव टू फॉलो विद द मनी कि पैसा आपने दिया है 10 साल के लिए, उसको रोज देखोगे, अरे ऊपर क्यों चला गया, अरे नीचे क्यों चला गया, इससे कुछ नहीं होने वाला. आप बोलिए मैंने 10 साल के लिए डाला है, 15 साल के लिए डाला है, ये 10 या 15 साल बाद में जब आप देखोगे आपको आपका पेशेंट ठीक हुआ मिलेगा या आपका वेल्थ क्रिएट हुआ मिलेगा. सर, एक ना ऐसा क्वेश्चन था दिमाग में कि मुझे इन्वेस्ट करना है, बट
राइट टाइम टू इन्वेस्ट, लाइक आज मार्केट गिरा तो मुझे फटाफट इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? अगेन पार्थ, वेरी नाइस क्वेश्चन. मुझे बताइए कि पैसा इन्वेस्ट करने का राइट टाइम कौन सा होता है? मतलब आई थिंक मार्केट गिरा तो फटाफट इन्वेस्ट कर दो, ऐसा कुछ. चलिए ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मार्केट सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ, हाँ जब सेंसेक्स 10,000 था, हाँ, क्या वो सही समय था इन्वेस्ट करने का? आई डोंट नो. सेंसेक्स जब 10,000 था तो सही समय था इन्वेस्ट करने का, लेकिन जब सेंसेक्स 10,000 था तो शायद आपकी एज 12 साल होगी, हाँ, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे. नहीं कर सकता था तभी, पता ही नहीं था ये राइट. सब. इन्वेस्ट करने का सही समय एक ही होता है, जब आपके पास पैसा हो. सिंपल. ओके. और इन्वेस्ट जब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, जब मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म इज 10 years, 15 years, 20 years, जब इतने समय के लिए आप कर रहे हो, आपको मार्केट लेवल्स देखने की कोई जरूरत नहीं. एक छोटा सा एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ. मेरे एक क्लाइंट है, आज से मुझे लगता है 10 या 12 साल पहले, जब सेंसेक्स 19,000 पहली बार क्रॉस किया था, 19,000, ठीक है, तो उन्होंने मुझे उस समय चेक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता था, तो उन्होंने मुझे चेक भेजा एंड मैंने वो चेक उनका डिपॉजिट कर दिया. और उनका मुझे कॉल आया, अरे सौरभ जी आपने डिपॉजिट तो नहीं कर दिया? मैंने बोला डिपॉजिट कर दिया मैंने चेक. तो बोलते अरे नहीं आज मत करना था, आज तो 19,000 क्रॉस हो गया. मैं बोला हाँ तो बोले नहीं इतने हाई पे इन्वेस्ट करेंगे. बोला आपने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है? बोले कोई टेंशन नहीं, 10-12 साल आराम से रखो. बोला 10-12 साल बाद में आपको सपने में भी 19,000 नहीं दिखने वाला. एंड अभी रिसेंटली उनके इन्वेस्टमेंट को जब 10 साल कंप्लीट हुए तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने पूछा कि क्या हुआ, सही समय किया या नहीं किया? तो बोलते हैं नहीं सर एकदम सही समय आपने कर दिया. उस समय वो हाई लग रहा था मुझे, बट आज व्हेन आई लुक बैक तो वो तो लोएस्ट का लो भी नहीं है. मतलब जब मार्केट गिरा तो कोविड में तभी भी इतना लो नहीं गया, तभी भी उससे हाई था. इसका मतलब क्या है कि आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, द इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, द इंडियन बिजनेसेस आर ग्रोइंग एंड सेंसेक्स निफ्टी आर नॉट, दे आर जस्ट नंबर्स. ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को. तो अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इसका मतलब इसको आगे बढ़ना है. तो आज अगर मैं कुछ हवा में नंबर्स आपको दूंगा तो इट विल क्रिएट अ सेंसेशन, इसलिए मैं कोई नंबर्स नहीं दूंगा. बट ऑल आई कैन टेल यू इज इफ यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years, ये मार्केट कोई भी एंगल से हाई या लो नहीं है. ये मार्केट आपके पास अगर आज पैसा है, ये सही समय है आपके लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का और वेल्थ क्रिएशन करने का. सो कहीं ना कहीं सर अभी इतना तो दिमाग में बैठ गया है कि वेल्थ क्रिएशन करना है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. बट एक चीज़ अगर मैं बोलूँ ना सर, तो जैसे टैक्सेशन है, म्यूचुअल फंड में वेल्थ बन रहा है, लेकिन सर इतना सारा टैक्स भी मुझे पे करना है, तो मुझे इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ, ये कन्फ्यूजन है. अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन पार्थ. आई थिंक बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है और मुझे एक बहुत बुरी आदत है कि मैं सवाल का जवाब से नहीं देता हूँ, फिर एक सवाल से देता हूँ. तो मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं. हाँ. आपके पास 10 लाख रुपए है. हाँ. और आप उसको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो. ऑप्शन 1 में आपके 10 लाख के 20 लाख हो जाते हैं और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. हाँ. और ऑप्शन 2 में आपके 10 लाख के 50 लाख हो जाते हैं और आपको 5 लाख टैक्स देना पड़ता है. क्या चूज करोगे? ऑप्शन बी. क्यों 5 लाख टैक्स दोगे? बट फिर भी 45 लाख हो गया ना. एग्जैक्टली. तो वी ऑलवेज हैव टू लुक एट द पोस्ट टैक्स रिटर्न. ओके. आप अगर म्यूचुअल फंड्स में देखोगे तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न्स दूसरे किसी भी एसेट के प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स रिटर्न को बीट कर रहा है. अगेन टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं. व्हाई दिस थॉट कम इनटू आवर माइंड. एक लाइन में 5 बच्चों को बिठाया और उनको एक एक लड्डू दिया और उनके एक्सप्रेशंस नोट किए गए. आपको क्या लगता है उनके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे? हैप्पी. दूसरी लाइन में 5 बच्चों को बिठाया, उनको 3-3 लड्डू दिए गए और फिर एक एक लड्डू वापस ले लिया गया और उनके एक्सप्रेशंस नोट किए गए. सैड. क्यों सैड हुए? दे दिया फिर वापस ले लिया. उनको लगता है 3 आए थे, इसमें से 1 ले लिया. हाँ. अगर वो देखेंगे कि मेरे सामने के बच्चों को तो 1-1 ही मिला था, मुझे तो 2 मिला हुआ है, तो दे विल बी हैप्पी. तो हमें हमारा फोकस हटाना पड़ेगा. हाँ. आज अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है और आपको 30 रुपीज टैक्स देना है, तो हमारा फोकस कहाँ पे है कि 30 को मैं 0 कैसे करूं या 30 को 15 कैसे करूं. मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की और 30 को 15 कर दिया, फिर भी आपके हाथ में क्या बचा? 85. नाउ लेट अस एक्सेप्ट कि मुझे 30 टैक्स देना है. यू फोकस ऑन हाउ डू यू मेक योर 100 200. अब आपका फोकस कहाँ है कि मेरे 100 का 200 हो गया और मुझे 60 रुपीज टैक्स भी देना है, वो भी दे दिया. तो अब आपकी इनकम कितनी बची?
140? डेफिनेटली वर यू बेटर ऑफ एट 85 और आर यू बेटर ऑफ एट 140? सेकंड वन इज बेटर. तो आपका फोकस हमेशा ग्रोथ पे रखिए, ना कि टैक्स पे. अगर आप बहुत ग्रो करके थोड़ा टैक्स दे भी देते हो, आपका नेट वेल्थ विल बी मच हायर देन एनी अदर. सर रिसेंटली मैं टैक्स के ऊपर एक पर्सन से बात कर रहा था, तो लाइक सैलरी वगैरह के ऊपर टैक्स. तो उन्होंने मेरे को एक सिंपल बात बताया. उन्होंने क्या बोला, भाई तू कमाना करोड़, तू ये क्यों सोच रहा है कि मैं टैक्स बचाओ, मैं कम इतना कमा रहा हूँ तो इसमें इतना टैक्स बचाओ. तो भाई तू करोड़ कमा ना, तू ऐसा सोच मैं 10 करोड़ कमाऊंगा, मैं और ज्यादा टैक्स भरूंगा. जैसा कि सर आपने बोला कि यार भले तुम टैक्स ज्यादा भर रहे हो, बट यार रिटर्न्स देखो ना. अगर तुम्हें रिटर्न्स 6-7% मिल रहा है जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या है. एग्जैक्टली. तो आई थिंक अब मेरा ये डाउट तो क्लियर हो गया कि यार टैक्स भरना पड़ रहा है, लेकिन स्टिल म्यूचुअल फंड इज बेनिफिशियल वेल्थ क्रिएशन. एंड आई विल से कि आप अपना पोस्ट टैक्स वेल्थ भी जब देखोगे ना, इट इज मच हायर देन एनी अदर प्रोडक्ट. तो जैसे अपने यहाँ एक कहावत है, अगेन नॉट डिमीनिंग एनी प्रोडक्ट, कि बोलते हैं ऊंट जब बैठा हो तभी भी कुत्ते से तो ऊंचा ही नजर आता है. हाँ एग्जैक्टली. तो यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट पे आपको टैक्स भरना भी पड़ रहा है, तो दूसरे प्रोडक्ट के टैक्स फ्री रिटर्न से भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो रहा है. तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. सर वो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो कंसेप्ट? So again, tax saving mutual fund जो है, it is the mutual fund that qualify under section 80C. उसका लिमिट 2014 में 1.5 लाख सेट किया गया था, आज भी 1.5 लाख ही है. तो आपका जो भी इनकम है उसमें से अगर 1.5 लाख रुपीज तक आप अगर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में डालते हो, तो दैट मच अमाउंट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम और उस पर आपका टैक्स सेव हो जाता है. मतलब सर म्यूचुअल फंड में मेरे हर फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए देयर इज अ सॉल्यूशन. टैक्स बचाना है, आई हैव टैक्स सेविंग फंड. एग्जैक्टली. बाकी तो गोल्स तो अचीव हो ही रहे. एग्जैक्टली. सर 2024 में बहुत सारे IPOs आए हैं, सो शुड आई अप्लाई फॉर IPO और नॉट? पार्थ, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर से मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IPO? आई डोंट नो, मैंने बस सर सुना है कि IPO में करना चाहिए इन्वेस्ट. IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर. बेसिकली अ कंपनी इज कमिंग आउट विथ इट्स शेयर. नाउ बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर IPO में पैसा बनता है या नहीं बनता. आई विल से द क्वेश्चन इज रॉन्ग. ओके. पैसा IPO में नहीं बनता है. आप अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है. आप बुरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा लूज होता है. अगर IPO किसी अच्छी कंपनी का है, लेट अस से देयर इज अ कंपनी कॉल्ड, अगेन दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, लेट अस से जब इन्फोसिस का IPO आया था, हाउ मेनी पीपल नो दैट इन्फोसिस का IPO वाज अ फेलियर? लोगों ने इसको सब्सक्राइब ही नहीं किया था. बट डिड दैट मेक इन्फोसिस अ बैड कंपनी? पीपल हैव मेड गुड मनी इफ दे हैव स्टेड इन्वेस्टेड इन इन्फोसिस फॉर अ लॉन्ग टर्म. क्योंकि उस समय वो छोटी कंपनी थी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो हुई और उसके साथ लोगों का भी पैसा ग्रो हुआ. लेकिन कई लोग आज क्या सोचते हैं कि मैं कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं देखूंगा, कंपनी लॉस मेकिंग है, उसका प्रोडक्ट क्या है, मैं कुछ स्टडी नहीं करूंगा, बस मैं उसके IPO में अप्लाई करूंगा. क्यों? उसका हाइप क्रिएट किया गया है, 2-4 लोगों ने टीवी पे आकर बोल दिया है, 2-4 लोगों ने अपनी रील्स में बोल दिया है. मेनी ऑफ अस डोंट इवन नो कि दे आर गेटिंग पेड टू प्रमोट दैट IPO. पॉसिबल. यस. तो और कई बार वो IPO आने के बाद, अच्छा अभी एक कंपनी का IPO आया था, आई विल नॉट नेम इट. उस IPO के आने से पहले उसके प्रमोटर्स ने अपना स्टेक उस कंपनी में कम किया है. कितने लोगों ने इस चीज को नोटिस किया कि उस प्रमोटर्स ने स्टेक कम किया? जिसके प्रमोटर्स अपना स्टेक कम कर रहे हैं, द प्रमोटर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनी एंड यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी एंड यू थिंक योर मनी विल ग्रो. सो the answer is not about whether I should invest in IPO or not. The answer is we should always research and invest in good, fundamentally good companies. और अगर आप ये खुद से नहीं कर पाते हो, the right way to go through is advisor and fund manager. अभी तक सर सिर्फ इतना ही पता था कि यार जैसे सर बोलते हैं ना, मार्केट में ऐसा हाइप आ जाता है कि IPO आ रहा है, IPO आ रहा है. IPO क्या है पीपल डोंट नो. सॉरी, IPO क्या है पीपल डोंट नो, बट स्टिल पीपल वांट कि यार इसका IPO आ रहा है, उसका IPO आ रहा है, ये भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी कर रहा है, चलो अप्लाई करते हैं. तो इसलिए मैंने पूछा कि मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ये थॉट आपको क्यों आ रहा है, उसका भी एक मैं रीजन आपको बता सकता हूँ. हाँ. हमने बचपन से जो इमोशंस सीखे हैं या हमको पता चले हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, जेलसी, अभी पिछले 10 सालों में एक नए इमोशन ने जन्म लिया है. इस इमोशन का नाम है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट. मतलब जो काम सब कर रहे हैं, कहीं मैं मिस आउट तो नहीं हो रहा हूं. एग्जैक्टली.
तो आजकल क्या होता है कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जहाँ जॉब पे जाते हैं, वहाँ उनके कॉफी डिस्कशंस होते हैं, कॉफी मशीन के पास खड़े होकर जो डिस्कस करते हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं, अरे मैंने आईपीओ में अप्लाई किया, मैंने भी उस आईपीओ में अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया। तो जो चौथा बंदा होता है उसको फोमो फील होने लगता है कि यार सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। एंड दिस इज वेयर वी गेट इनटू दैट मेंटल ट्रैप कि यार सब लोग कर रहे हैं तो सही होगा। देयर आर इनफ नंबर ऑफ केसेस जहां पे लोगों ने आईपीओज में अप्लाई किया है, दोज आईपीओज हैव टर्न्ड आउट टू बी डिजास्टर्स। व्हाई? बिकॉज द कंपनीज वर बैड। अगेन आई एम नॉट सेइंग आईपीओज आर बैड, आई एम सेइंग अगर कंपनीज फंडामेंटली अच्छी नहीं है, आईपीओ इज नॉट योर श्योर शॉट इजी मनी। अगर आप खराब कंपनी में, फंडामेंटली वीक कंपनी में पैसा डाल देते हो आईपीओ के थ्रू, आप उसमें अटक जाओगे एंड देन यू विल कीप रिग्रेटिंग कि मैंने पैसा क्यों डाला। ओके सर, काफ़ी समय से मैं मेरे मामा, चाचा एंड काफ़ी लोगों से सुनते आ रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर एंड रिटायरमेंट। सो इज़ इट ट्रू? देखिए, इसमें सिंपल सा जवाब ये है कि वाई मामा चाचा आर सेइंग दिस इज, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके टाइम्स की बात कर रहे हैं जब सेक्शन 80C नहीं, सेक्शन 88 हुआ करता था। सेक्शन 88 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज काइंड ऑफ प्लानिंग योर फाइनेंसेस फॉर यू। वो बोलती थी कि आपको 20,000 रुपीज लाइफ इंश्योरेंस में डालने हैं, 20,000 पीपीएफ में डालने हैं, 20,000 एनएससी में डालने हैं, तभी जाके आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो उनके पास कोई चॉइस था ही नहीं, उनको लगता था कि हाँ यही करना है क्योंकि टैक्स बचाना। उस समय टैक्स रेट्स भी बहुत हाई थे, इनकम कम थी, तो उनके लिए टैक्स सेविंग वॉज अ बिग इंसेंटिव, सो दे वुड गो विद दैट। अनफॉर्चुनेटली जब उनकी पॉलिसीज मैच्योर होना स्टार्ट हुई तब जाके उनको पता चला। तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी भी मामा जी, चाचा जी से जाके अगर पूछेंगे कि उन्होंने लेट से 1990 या उस समय में कोई पॉलिसी ली होगी जो 2020 के आसपास अगर मैच्योर हुई होगी, उस समय उन्होंने पॉलिसी ली होगी ऑफ सम अश्योर्ड लेट से 1 लाख रुपीज। टू टेल यू, इन 1990 1 लाख रुपीज वॉज ह्यूज मनी। लोगों की फैक्ट्री खड़ी हो जाती थी, तो उनको लगा कि यार 1 लाख रुपया अगर मुझे मेरे रिटायरमेंट में मिल जाएगा तो मजे ही आ जाएंगे, मतलब क्या ही कर लूंगा मैं। उनकी पॉलिसी 2020 में जब मैच्योर हुई, उनको 1 लाख नहीं मिला, उनको 2 लाख मिला। क्या बात है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब अब इस 2 लाख का करोगे क्या, तो बोलते पता नहीं, 2 लाख में तो शायद मेरा 4-5 महीने का एक्सपेंस भी नहीं निकलेगा, फॉरगेट अबाउट द एंटायर रिटायरमेंट। तो वेयर डिड दे गो रॉन्ग? उनकी पॉलिसीज इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाई। ये जो पॉलिसीज हैं, जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का मिक्स होती है, दे ग्रो एट अ रेट ऑफ CAGR ऑफ नॉट मोर देन 5%। और आपका इन्फ्लेशन जो है वो 6 to 7% तो RBI के नंबर्स है। ऑन जो रियलिटी इन्फ्लेशन हम देखते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है। आज से 20 साल पहले हम मोबाइल्स नहीं यूज कर रहे थे, लेकिन आज यूज कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले हम पानी की बोतल खरीद के नहीं पीते थे, लेकिन आज पी रहे हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, इसको अगर आप मिलाते हो तो 9 to 10% का इन्फ्लेशन आप फेस कर रहे हो। आपका इन्वेस्टमेंट 4-5% से ग्रो कर रहा है और आपका इन्फ्लेशन 9-10% से अगर जा रहा है, तो आप वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं रहे। यू आर ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड, एंड दैट इज वेयर आज अगर आप ये सोचते हो कि मैं अपनी रिटायरमेंट को किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इसमें एक और एडिशनल फैक्टर ये है कि जिस समय उन्होंने किया था उस समय तो इंटरेस्ट रेट्स जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे या बैंक FDs थे, उनके इंटरेस्ट रेट भी 10-12% हुआ करते थे। आज तो वो भी सिचुएशन नहीं है, तो उनका जो पैसा डबल हुआ, शायद आपका वो भी नहीं हो। तो आप अगर इमेजिन करोगे कि आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद में मैं अगर 15-20 लाख की पॉलिसी ले लेता हूं और मेरा रिटायरमेंट 30-40 लाख रुपए में कट जाएगा, आपका शायद 1 साल का एक्सपेंस भी उसमें नहीं निकलेगा। तो यू हैव टू टारगेट अ वेल्थ ऑफ लेट अस से 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, और वो आपकी कोई भी इस टाइप की ट्रेडिशनल पॉलिसीज आपको नहीं दे सकती। काफ़ी बढ़िया आपने आंसर दिया, काफ़ी मेरे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए। बट सर एक रिक्वेस्ट था, इन्फ्लेशन अगर आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे तो। देखिए, इन्फ्लेशन को बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो महंगाई जो हम सबकी जेब काट रही है। आज अगर एक घर का मैं एग्जांपल दूं कि अगर घर में जो ग्रैंडफादर होंगे, उन्होंने अपने जमाने में जो 10 रुपीज की कीमत देखी होगी, वो उनके बेटे ने नहीं देखी। ग्रैंडफादर को अगर बोलेंगे कि 10 रुपीज खर्चा करने, तो बोलेंगे पागल है क्या, 10 रुपीज खर्चा कर दिया। उनके बेटे को बोलेंगे 10 रुपीज ही तो है, ठीक है। उनके बेटे को शायद 100 रुपीज का वो वैल्यू होगा कि नहीं 100 रुपीज है यार, थोड़ा सोच के करें। जो उनका बेटा होगा वो बोलेगा 100 रुपीज ही तो है। अभी मजे की बात है, इन तीनों में से कोई भी सही या गलत नहीं है। इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग, इट इज अबाउट द इन्फ्लेशन। करेक्ट। जिस समय दादाजी को 10 रुपए की बहुत वैल्यू थी, उस समय 10 रुपए में एक्चुअली बहुत सारी चीजें आती थी। आज 10 रुपए अगर किसी के पास चेंज नहीं मिले तो कई बार लोग छोड़ देते हैं कि ठीक है 10 रुपए नहीं है तो कोई बात नहीं। यस। सेम चीज हुई जब नेक्स्ट आया 100 रुपीज का,
तो जब उनके बेटे ने देखा कि 100 रुपीज में बहुत सारी चीजें आती है, तो उन्होंने बोला नहीं यार 100 रुपीज ऐसे कैसे खर्चा कर दूं। तो वो उनके जमाने की चीज थी। इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं कि जो वैल्यू ऑफ मनी इज ड्रॉपिंग। तो आज आप जो सोच रहे हो कि मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे अगर 50,000 रुपये मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आज जो 50,000 रुपये की वैल्यू है वो अगले 10 सालों में नहीं होगी। जो आज से 20 साल पहले अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मुझे अगर मेरे घर वाले दूध का पैकेट लाने के लिए भेजते थे तो मैं 8 रुपये में दूध का पैकेट लेकर आता था, जो आज मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि वो 80 रुपीज ए लीटर हो चुका है। 20 सालों में इट हैज ग्रोन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो आज से 20 साल बाद अगर देखेंगे तो मैं नहीं बोलता हूं कि आपको अल्कोहल पीने की जरूरत है, अगर दूध और चाय भी आप पियोगे तो आपको शायद 600 से 800 रुपए लीटर तो दूध के पैसे देने पड़ेंगे। दैट इज द इन्फ्लेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। जो सिनेमा की टिकट हम 10 से 15 रुपए में खरीदते थे, आज अगर कोई सिनेमा की टिकट 99 रुपीज में अनाउंस करता है तो लोग लाइन लगा के लेते हैं, क्योंकि वो सस्ती लगती है, क्योंकि 300-400 रुपए की टिकट्स आने लगी। आज से 20 साल बाद अगर मैं आपको बोलूंगा कि 3,000 रुपए में आप ही सिनेमा की टिकट खरीद के देखोगे तो आप बोलोगे यार क्या बात करो, 3,000 रुपए की कोई टिकट होती है क्या? बट ये होगी। दैट इज द इन्फ्लेशन। तो ये महंगाई है जो हमारी चॉइस नहीं है, ये बढ़ेगी। और इसका एक ही एंटीडोट है कि इसके सामने हमें अपनी वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी, अपनी इनकम उस हिसाब से, पैसिव इनकम उस हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी, तभी इस महंगाई का हम सामना करें। आपने जब आपने सर ये बताया तब मुझे क्लिक हुआ कि ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। लाइक इवन अगर मुझे स्टेशन जाना है एंड माई हाउस इज नॉट वेरी फार फ्रॉम स्टेशन, आई कैन रीच बाय वॉकिंग, बट इफ आई एम गेटिंग लेट ना तो आई टेक एन ऑटो। सो मेरे ग्रैंडफादर बोलते हैं यार 15 रुपये लगता है स्टेशन पहुंचने में, कदर करो, 15 रुपये 2 मिनट में पहुंच जाएगा, 10 मिनट में पहुंच जाएगा, तू वॉक करके चला जा। सेम थिंग जैसा आपने बताया, पेरेंट्स का हमारा थोड़ा, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे पापा, उनका थोड़ा बढ़ गया, उनके टाइम पे थोड़ा उनका पैसों का रिलेटेड थोड़ा स्पेंड लिमिट बढ़ गया। राइट। तो लाइक नॉर्मल टी शर्ट परचेज कर रहे हैं तो इट्स फाइन, बट इफ आई परचेज अ टी शर्ट 1,000 रुपीज, सो दे आर लाइक 1,000 रुपये इतना महंगा, बट फॉर मी इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग। यार 1,000 रुपये का है, अगर इफ आई वॉन्ट अ नॉर्मल क्वालिटी ऑल्सो आई हैव टू पे 1,000 रुपीज। तो ये चीज़ डेली लाइफ में हो रही है। आई गेस आप सभी को भी इन्फ्लेशन काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आ गया हो गया। सो लेट्स मूव इट। सर, म्यूचुअल फंड के बारे में इतने डिटेल में जानने के बाद नाउ आई एम एक्साइटेड टू क्रिएट वेल्थ। लाइक मैं समझ चुका हूँ कि यार वेल्थ क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है। सर, आई वॉन्ट टू डू वेल्थ क्रिएशन, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे सेविंग करना है, बट सर कहीं ना मेडिक्लेम पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस मुझे वेस्ट ऑफ मनी लग रहा है। वो भी पैसे को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पार्थ। इसका जवाब देने के लिए मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछूंगा। आप आई एम श्योर कभी ना कभी कार राइड किए होंगे आपने? यस। है ना? तो जो कार आप राइड करते हो उसको चलाने के लिए एक्सीलरेटर की जरूरत है। तो अगर मान लीजिए कोई कार है उसमें एक्सीलरेटर तो है लेकिन ब्रेक नहीं है, तो क्या आप उस कार में राइड करना चाहोगे? नहीं कर सकते सर। क्यों? उसको चलने के लिए तो खाली एक्सीलरेटर चाहिए, वो है उसमें। बट सर रुकाने के लिए ब्रेक चाहिए ना। इफ समबडी कम्स इन फ्रंट ऑफ माय कार, आई हैव टू स्टॉप द कार। तो दैट मींस समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, तो ब्रेक की जरूरत है। ऑब्वियसली द सेम थिंग हैपेंस विथ द हेल्थ इंश्योरेंस। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया, सेविंग किया, इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि आपने बताया 5 साल तक खूब सेविंग किया, 10 लाख रुपए आपके इकट्ठा हो गए, और भगवान ना करे ऐसा कोई हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आती है जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और हॉस्पिटल के बिल्स कितने आते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। छोटी से छोटी बीमारी के लिए आजकल 3 लाख 5 लाख का बिल होना मामूली बात है। ऑब्वियसली थोड़ी भी बड़ी बीमारी हो गई तो 10 लाख का भी बिल आता है। करेक्ट। तो जो 5 साल की मेहनत आपकी है वो एक हॉस्पिटल बिल में आपकी कवर हो जाएगी। और इसको आप सिर्फ ये मत समझिए कि आपका हॉस्पिटल बिल जा रहा है, आपकी 5 साल की मेहनत, आपकी 5 साल की सेविंग्स, आपने बहुत सारे अपने छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस दिए होंगे कि ये खर्चा नहीं करता हूँ चलो सेव कर लेता हूँ, ये खर्चा नहीं करता हूँ चलो सेव करता हूँ। ये सारा पैसा आपका एक झटके में जा रहा है। और एक अगेन एग्जांपल आपको देता हूँ, सचिन तेंदुलकर। क्या सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन? यस, ही इज। तो अगर वो जो भी बॉल आती है उसको अपनी बैट पे लेके ठीक से खेल सकते हैं। yes, बट इसके बावजूद वो अपना हेलमेट, अपना पैड्स, ये सब पहन के खेलते हैं। क्यों? क्योंकि सर रिस्क नहीं ले सकते ना, अगर फेस पे बॉल लगा तो लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है। करेक्ट। तो दैट मीन्स अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हेल्थ इंश्योरेंस आपको उसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि जब सब कुछ सही चल रहा है कीजिए, वेल्थ क्रिएट कीजिए 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट समथिंग गोज रॉन्ग, एक हॉस्पिटलाइजेशन बिल आया और आपकी सब वेल्थ को वाइप आउट कर रहा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की तरह मत ट्रीट कीजिए, समझिए कि आपका एक तरह से वेल्थ इंश्योरेंस भी हो रहा है। मतलब सर
मैं कोई बीमारी आना या कोई अनफॉर्चुनेट चीज होना नहीं रोक सकता, बट उसकी वजह से मुझे जो नुकसान होने वाला फाइनेंशियल है, लॉस जो हो रहा है उसको एटलीस्ट आप रोक सकते बट आई थिंक सर मुझे इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहां से 5 लाख की मेडिक्लेम पॉलिसी मिली है। हैं। आप ग्रुप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं? हाँ, या ओके, तो ग्रुप इंश्योरेंस इज अ गुड थिंग, बट क्या ग्रुप इंश्योरेंस सफिशिएंट है इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। ओके। तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। जब आप ग्रुप इंश्योरेंस में एनरोल होते हैं, ये आप कब तक एनरोल्ड है? जब तक आप उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। नाउ एक चीज आपको नोटिस करनी होगी कि जब आप एक ग्रुप इंश्योरेंस में एनरोल्ड होते हैं, द प्रीमियम डिपेंड्स ऑन द बजट ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो वो ज्यादा प्रीमियम देके फुल फीचर्ड पॉलिसी लेगा, लेकिन अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम ज्यादा हो रही है तो वो अपनी प्रीमियम को कम करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं आपके फीचर्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। फीचर्स कुड बी, लेट अस से रूम रेंट पे सब लिमिट आ गया, या आपके जो कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स है, लेट से कैटरैक्ट या इनके ऊपर सब लिमिट आ गया। दे आर नॉट डिजायरेबल, क्योंकि बचा हुआ पैसा फिर आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज, यंग एज में लोग जॉब हॉपिंग करते हैं, तो लेट अस से यू जंप फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। आज जिस कंपनी ने आपको 5 लाख का कवर दिया हो, क्या ये जरूरी है कि आपकी जो दूसरी नेक्स्ट कंपनी होगी वो भी 5 लाख का कवर देगी? हो सकता है वो कवर कम ज्यादा हो। और आई एम श्योर जब आप एक जॉब चेंज करते हो तो आप अपनी ग्रोथ और सैलरी पैकेज को देख के करते हो, ना कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर को देख के। तो इसलिए वो फैक्टर आपका चेंज हो सकता है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यंग एज में आज आपको सारी दुनिया की कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए तैयार है, क्योंकि यू आर फिट एंड फाइन। लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं ठीक है, मेरा ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस चलने दो, जब मैं रिटायर होऊंगा उस समय मैं अपनी पॉलिसी खरीदूंगा। एंड भगवान न करे तब तक अगर कोई हेल्थ कंडीशंस डेवलप हो गई तो 90% ऑफ द कंपनीज विल नॉट बी रेडी टू गिव यू हेल्थ इंश्योरेंस। वन, अगर जो बची हुई 10% कंपनीज दे भी रही है, आइदर दे विल ऐड सम वेटिंग पीरियड और दे विल ऐड सम एक्सक्लूजन्स और दे विल ऐड द लोडिंग। तो इस सब सिचुएशन से बचने के लिए द बेस्ट वेज कि आज आप अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। अगर कोई क्लेम्स आते हैं आप अपने ग्रुप हेल्थ से क्लेम कर सकते हैं, तो ये नो क्लेम में आपका जो बोनस ऐड होते जाएगा, दैट विल मेक योर कवर बिगर एंड बिगर। तो जिस दिन आप जॉब छोड़ेंगे या जिस दिन आप रिटायर होंगे, या कई बार लोग है ना आजकल फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाता है तो थोड़ा यंग एज में भी जॉब छोड़ देते हैं, उस दिन आपकी जो पॉलिसी है ये डे 1 से आपको विदाउट एनी वेटिंग पीरियड आपके काम आ सके। मीन्स आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ऑफिस वाला इंश्योरेंस पॉलिसी। आई थिंक सर 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मेरे लिए काफी हो जाएगा अगर मैं बाहर से ले रहा हूँ तो। अगेन आई विल से कि 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में मे नॉट प्रूव टू बी सफिशिएंट। ओके। और जो मेन कंसर्न होता है, आज आपको क्या लग रहा है कि आपने अगर 5 लाख का कवर लिया एंड यू माइट बी पेइंग अ प्रीमियम ऑफ लेट्स से 10,000 रुपीज फॉर, तो आपके मन में डर ये होता है कि यार अगर मैं 50 लाख का कवर लूंगा या मैं 1 करोड़ का कवर लूंगा तो ये 10,000 का प्रीमियम मेरा हो जाएगा 1 लाख या 2 लाख तक, तो इतना सारा प्रीमियम मैं कैसे भरूंगा? द गुड न्यूज इज आपका जो कवर बढ़ता है तो प्रीमियम प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगर पहले 5 लाख का कवर आपको 10,000 में मिला हुआ है तो 50 लाख का कवर आपको हार्डली एडिशनल 5,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। ओके। या एडिशनल अगर 1 करोड़ का कवर आप लेते हो तो हार्डली 7,000 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके। तो इट इज नॉट कि आपको 1 लाख 2 लाख का प्रीमियम भरना है, तो अगर एडिशनल 5 से 7,000 भर के आपका कवर 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है तो व्हाई नॉट? क्योंकि आई एम श्योर आपके साथ ये इंसिडेंस कभी होगा नहीं, बट जो बोलते हैं ना ये 1% इंसान के साथ जो होता है वो 1% कौन होगा, नो वन नोज। अगर वो सिचुएशन आती है तो आज 5 लाख भरने की शायद कैपेसिटी आपकी हो भी, लेकिन अगर 50 लाख का बिल आ गया तब तो कैपेसिटी भी नहीं होगी। तो हैविंग दैट कवर इज ऑलवेज इन योर इंटरेस्ट। करेक्ट सर, हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस मैं समझ गया, और एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना भी कितना इंपॉर्टेंट है वो भी आपने बता दिया। बट सर जब टर्म इंश्योरेंस की बात आती है तो सर टर्म इंश्योरेंस में मुझे गारंटी नहीं है ना कि मुझे मेरा पैसा रिटर्न मिलेगा, तो टर्म इंश्योरेंस में क्यों लूं? देखिए, जो इंश्योरेंस का असली मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक कार है, आप उसका जब इंश्योरेंस लेते हो और 1 साल तक अगर आपकी कार का कोई एक्सीडेंट नहीं होता है तो क्या आपको प्रीमियम वापस मिलता है? नहीं मिलता। हम अपनी कार के लिए वो प्रीमियम वापस नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो इंश्योरेंस करने के लिए हम रेडी हैं। हाँ। लेकिन जब हमारी लाइफ की बात आती है तो हमें लगता है मुझे वो पैसा वापस मिलना चाहिए, और इसी चक्कर में वी एज अ कंट्री हैव बिकम अनइंश्योर्ड एंड अंडर इंश्योर्ड। हमारे देश में अगर आप देखोगे तो 90% लोग आज भी अंडर इंश्योर्ड है, मतलब उनकी इनकम का अगर 10 टाइम्स कवर उनके पास होना चाहिए तो वो नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा प्रीमियम मुझे वापस मिले। एंड टर्म प्लान इज द आंसर टू दैट।
मान लीजिए अगर मैं अज्यूम करूं कि आपकी अभी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, आई एम श्योर ज्यादा होगी बट लेट मी अज्यूम 10 lakhs है, तो आपका मिनिमम लाइफ रिस्क कवर जो है वो होना चाहिए बिटवीन 1 crore to 2 crores। ओके। और ये 1 crore to 2 crores का कवर लेने के लिए अगर आप कोई भी ऐसी पॉलिसी लेते हो जिसमें आपका प्रीमियम वापस आना चाहिए, तो द प्रीमियम विल बी वेरी हाई। जो आपको लगेगा यार इतना सारा प्रीमियम तो मैं नहीं देना चाहता, लेकिन वही अगर आप एक प्योर टर्म प्लान के लिए जाते हो तो द प्रीमियम विल बी वेरी लो एज मे बी 10 to 15,000 रुपीज पर एनम। तो अगर 10-15 हजार रुपए में आपको 1 करोड़ का कवर मिल रहा है पर एनम, तो आप सफिशिएंटली कवर हो सकते हो। और वही अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम के लिए जाते हो तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है, तो और उतनी अगर कैपेसिटी आपकी नहीं है तो यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कवर। और जब आप कवर पे कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप अपने डिपेंडेंट्स को अनकवर्ड छोड़ के जा रहे हैं। तो ऑलवेज थिंक अबाउट दैट, इट इज नॉट अबाउट योर मनी गेटिंग वेस्टेड। आप टर्म प्लान उस दिन के लिए ले रहे हो जो दिन के बारे में हम नहीं सोचना चाहते। अगर उस दिन हमारी फैमिली को सफिशिएंट पैसा नहीं मिल रहा है, इट इज नॉट अबाउट यू गेटिंग दैट मनी इन योर लाइफ टाइम, वो तो आप वेल्थ क्रिएट कर ही रहे हो, लेकिन अगर नहीं है तो हमारी फैमिली का प्रोटेक्शन कैसे होगा? टर्म प्लान इज द आंसर। ओके। नाउ सर, टर्म प्लान के साथ बहुत बार मैंने सुना है लोग सजेस्ट करते हैं कि राइडर्स लेने चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल कवर ले लो, तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? अगेन आई वुड से इट कुड बी अ वेरी डेंजरस डिसीजन। हमको जनरली लगता है कि किसी चीज के साथ कोई चीज ऐड हो रही है तो नुकसान कैसे हो सकता है, तो फायदा ही होगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या होता है, एक मुझे हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लीजिए एक पर्सन है, उन्होंने एक टर्म प्लान पॉलिसी लिया है और उसमें एक्सीडेंटल राइडर लिया है। वो अपनी बाइक पे हाईवे पे जा रहे हैं, अचानक से उनको चक्कर आता है, वो गिर जाते हैं एंड सम व्हीकल कम्स एंड हिट्स देम एंड उनकी डेथ हो जाती है। नाउ इवन दो उनकी डेथ हो गई है, टर्म प्लान प्लस जो उनका राइडर का पैसा है ये उनको तब तक पे नहीं होगा जब तक उनकी डेथ का पोस्टमार्टम पुलिस पंचनामा कंप्लीट नहीं हो जाता और ये प्रूव नहीं हो जाता कि ये डेथ जो थी ये नेचुरली हुई थी या एक्सीडेंट के थ्रू हुई थी। और ये कंप्लीट होने तक उनकी फैमिली को कोर्ट के, हॉस्पिटल के, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहने पड़ेंगे। यू विल एग्री विथ मी कि हम लोग हैं तब इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट क्या हम अपने पीछे फैमिली को ये सब प्रॉब्लम फेस करने के लिए छोड़ना चाहते हैं? नहीं। तो द सिंपल आंसर इज, अगर एक प्लेन टर्म प्लान आप लेते हो जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इफ देयर इज अ डेथ द क्लेम विल बी पेएबल, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो डेथ कैसे हुई है, एक्सीडेंट से हुई है या नहीं हुई है, तो द फैमिली हैज ओनली टू सबमिट द डेथ सर्टिफिकेट एंड द क्लेम विल बी पेएबल। Okay. अगर किसी को एक्सीडेंट पॉलिसी लेनी भी है, दे कैन टेक इट एज अ सेपरेट पॉलिसी सो दैट एटलीस्ट ए टर्म प्लान का पैसा उनके मुश्किल दिनों में उनके पास आ जाए, और एक्सीडेंट पॉलिसी का पैसा अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद भी आता है तो एटलीस्ट इनकी डे टू डे लिविंग जो है वो हैम्पर ना। ओके सर, एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर मैं टर्म प्लान 99 ईयर्स तक का ले लूं तो आई गेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हुए मुझे मेरी फैमिली को पैसा रिटर्न मिल सकता है। अगेन बहुत सारे लोग ये करते हैं। करने में कोई बुराई नहीं है। ओके। जिसका आपका डिसीजन है आप कर सकते हैं। बट मैं अगर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको करवाऊं कि एक्चुअली क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए देयर इज अ पर्सन जिन्होंने 99 ईयर्स तक का अपना कवर ले लिया और भगवान की दया से एक्चुअली 95 की एज तक ही इज सर्वाइव्ड और 95 की एज में जाके उनकी डेथ हो गई और उनका टर्म प्लान का जो पैसा है वो उनकी फैमिली को पेएबल है। अब मुझे बताइए कि ये पैसा लेने जाएगा कौन? पहले तो अगर इस पर्सन की 95 ईयर्स की एज में डेथ हुई है तो उनकी स्पाउस की एज क्या होगी? या तो उनकी स्पाउस को भी उतना सर्वाइव करना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर सर्वाइव किया है तो उनकी एज क्या होगी? 93, 92, 94, 90 प्लस। तो पहली बात तो 93, 92 की एज में क्या वो जाके ये क्लेम ले पाएंगी? दैट इज द वन क्वेश्चन। नो। अच्छा, जिनकी 95 की एज में डेथ हुई है तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके बेटा बेटी है, उनकी क्या एज होगी अप्रोक्सीमेटली? 70 अराउंड। मतलब वो खुद रिटायर हो चुके हैं। खुद का रिटायरमेंट का वेल्थ क्रिएशन हो चुका है। तो उनके पास अपना 10-15 करोड़ 20 करोड़ पड़ा हुआ है। तो जो फादर के 1 करोड़ है वो क्लेम करने की ऐसे कोई बहुत बड़ी मोटिवेशन नहीं है। शायद जाएंगे, शायद नहीं जाएंगे, बोलेंगे अरे देखते हैं, थोड़ा इस महीने का काम है, अगले महीने जाते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन नहीं आती है, जस्ट लेट मी गिव यू सम नंबर्स। इंडिया की जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके पास 25,000 करोड़ रुपीज अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। 25,000 करोड़। ये पैसा किसका है?
उन्हीं पॉलिसी होल्डर्स का जिन्होंने ये सोचा कि यार ये ले लेता हूँ, मेरे फैमिली के काम आएगा, लेकिन फैमिली से कोई क्लेम करने गया ही नहीं. आइदर द अमाउंट वाज इनसिग्निफिकेंट और दे रिसीव दैट अमाउंट एट सच अ पॉइंट कि जहां पे उसकी जरूरत नहीं बची. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो लेना गलत है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा. इसमें एक छोटा सा नुकसान जो होता है वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. 99 की एज तक का कवर जब आप लेते हो तो आपका प्रीमियम यंग एज में बढ़ जाता है, बिकॉज यू वांट टू कवर द हाई रिस्क ईयर्स. इंश्योरेंस कंपनीज के हिसाब से दोज आर हाई रिस्क ईयर्स, जबकि फैक्ट ये है कि दोज आर नॉट हाई रिस्क ईयर्स. क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क कुछ नहीं बचा. आज मान लीजिए देयर इज अ पर्सन हु इज 35 years old, सर्वाइव्ड बाय अ वाइफ एंड अ चाइल्ड, 4-5 साल का बच्चा है. आज अगर अनफॉर्चुनेटली उस पर्सन की डेथ हो जाती है, आज उन्होंने कोई एसेट्स नहीं क्रिएट किए हुए, आज उनकी वाइफ अगर वर्किंग नहीं है या ज्यादा इनकम नहीं है, बच्चे का एजुकेशन चल रहा है, तो आज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं हुई है. आज उस पर्सन को उस 1 करोड़ के कवर की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो उसकी वाइफ या जाके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से जाके वो कवर क्लेम करेगी कि नहीं मुझे 1 करोड़ चाहिए, नहीं तो मैं घर कैसे चलाऊं. लेकिन अगर वो पर्सन ने 60-65 तक सर्वाइव कर लिया है, दैट मीन्स नेक्स्ट जनरेशन आज ऑलरेडी 25-30 की हो चुकी है, एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, अपना काम धंधा शुरू हो चुका है. वाइफ के लिए उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में SIPs और ये सब करके 5-10 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर दिया है. तो आज फाइनेंशियल लॉस कुछ नहीं हो रहा. इमोशनल लॉस होगा, उसको तो कोई कवर नहीं कर सकता, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस होने का चांसेस था वो नहीं हो रहा. तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर अपना टर्म प्लान 60 की एज तक लेते हो, दैट इज गुड इनफ. वहां तक आप अपने सारे फाइनेंशियल लायबिलिटीज पूरे कर देते हो, अपने फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट कर देते हो, और उसके बाद यदि आपको कुछ हो भी जाता है तो यू आर नॉट लिविंग देम स्ट्रैंडेड. आप उनको एकदम, जिसको बोलते हैं ना, फाइनेंशियली खराब कंडीशन में छोड़ के नहीं जा रहे हो. तो इसलिए द रिक्वायरमेंट ऑफ अ टर्म प्लान एक्चुअली एंड्स देयर. ओके, अब सर मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि यार मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है, मुझे टर्म प्लान भी लेना है. बट सर एडिक्वेट जब हम बोलते हैं, एडिक्वेट टर्म प्लान या एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस, तो सर वो एडिक्वेट अमाउंट क्या होगा? लाइक मिनिमम इतने का तो हेल्थ इंश्योरेंस रहना ही चाहिए, इतना तो टर्म प्लान होना ही चाहिए. बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. आज अगर 2024 में आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई वुड से जनरली अगर आपके पास एक 50 लाख से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो यू कैन कॉल इट एडिक्वेट, क्योंकि ये सिचुएशन आ सकती है. क्या ये सिचुएशन आज से 5 साल बाद सेम रहेगी? द आंसर में भी नो, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन हमारे यहाँ 13-14% से बढ़ रहा है. ओके. तो मुझे लगता है कि आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस कवर को एवरी 3 to 4 years रिव्यू करना चाहिए. आज अगर 50 लाख लिया है तो आज से 5 साल बाद 1 करोड़ होना चाहिए. आज अगर 1 करोड़ लिया है तो आज से 5 साल बाद वो 2 करोड़ होना चाहिए. तो दैट विल डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन एंड नॉट जस्ट योर लाइफस्टाइल. Whereas when it comes to term plan should ideally be at least 10 times of your annual income. ज्यादा मिलता है तो ज्यादा लीजिए. 10 times तो मिनिमम है, क्योंकि अगर मैं एक बॉल पार्क फिगर दूं कि किसी बंदे की 10 लाख की इनकम है, 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है, उस बंदे की डेथ हो जाती, 1 करोड़ उसकी फैमिली को मिला, वो उस पैसे को 10 साल सर्वाइव फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे. लेट्स से ओके, प्रिंसिपल को तो हिट अप नहीं करेंगे, फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे. फिक्स डिपॉजिट से उनको 6 लाख रुपया ही आ रहा है. ठीक है, पूरा 10 लाख नहीं आ रहा है, क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है हमारे, नहीं है, तो 6 लाख ही आ रहा है. तो कहीं ना कहीं नीड्स अभी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही. अगर वो 1.5 करोड़ का लेते हैं तब कहीं जाके वो इनकम को सफिशिएंट कर पा रहे. तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 10 to 15 to 20 टाइम्स जितना मिलता है, हो सकता है पूरा मिले भी नहीं आपको, लेकिन जितना मिलता है उतना ले लीजिए. और अगर आज से 5 साल बाद जब आपकी इनकम बढ़ती है, अगेन इसको भी टॉपअप कीजिए, इसको भी बढ़ाइए. जब तक आप अपने टर्म प्लान को अपनी इनकम के 10 to 15 टाइम्स नहीं रखते हो, यू आर अंडर कवर्ड. मतलब सर जिस तरह से हम लोग अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स SIP वगैरह को टॉपअप करते हैं, यस, उसी तरह अपने इंश्योरेंस को टॉपअप करना बहुत जरूरी है, इन लाइन विथ योर इनकम एंड योर एक्सपेंसेस. ओके सर, आपने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, बट इतना तो समझ में आ गया सर कि फाइनेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये समझना बहुत मुश्किल है. देखिए, फाइनेंस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है हमको, क्योंकि हम बहुत सारे नॉइज पे ध्यान देते हैं. ओके. फाइनेंस को सिंप्लीफाई करके अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पोर्टफोलियो में अगर ये सिर्फ 4 चीजें हैं, तो आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो सकते हैं. ये 4 चीजें क्या है? फर्स्ट इज बाय अ टर्म प्लान जो आपके लाइफ रिस्क को कवर करे, बाय अ एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स को कवर करे, स्टार्ट SIP इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करे, स्टार्ट SIP इन लिक्विड म्यूचुअल फंड्स जो आपके इमरजेंसी फंड को एड्रेस करे. ओके. इन 4 चीजों में
आप देखोगे कि आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग या आपके 95% गोल्स अचीव हो जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमको सिंपल चीज़ें पसंद नहीं आती है। हमको लगता है अरे ये IPO आया, मेरा फ्रेंड कर रहा है, मैं उसमें अप्लाई करूं। अरे ये किसी मेरे फ्रेंड ने क्रिप्टो करेंसी ले लिया, अरे मेरा फ्रेंड कोई तो एक्सोटिक प्रोडक्ट कर रहा है, तो मैं ये सब के पीछे भागते रहता हूँ। ये सब के पीछे आप कब भाग सकते हैं? जब आपका बेस फाइनेंशियल गोल इज इन प्लेस। इफ यू आर रनिंग बिहाइंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर एंटरटेनमेंट देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के पीछे भागने से मेरे गोल्स अचीव होने वाले हैं, द आंसर इज नो। अगर फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने, दीज 4 प्रोडक्ट्स आर इनफ, और इतनी सिंपल आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कर सकते हैं। ग्रेट पॉडकास्ट सर। सो पहले ही पॉडकास्ट में सर आपने जो इनसाइट्स शेयर किए रिगार्डिंग फाइनेंस, रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस, रिगार्डिंग टर्म इंश्योरेंस, रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड, आई थिंक हमारे ऑडियंस के लाइफ में वो बहुत वैल्यू ऐड करने वाला है। इन केस आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं फाइनेंशियली क्या करूँ, मैं टर्म इंश्योरेंस कितने का लूँ, हेल्थ इंश्योरेंस कितने का लूँ, या एनीथिंग, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। स्क्रीन पे सर के डिटेल्स भी हम लोग डाल रहे हैं, सो यू कैन डायरेक्टली टॉक विद प्रोफेसर बजाज, as well as if you are a mutual fund distributor or if you are someone who needs help with digital marketing or content marketing. If you want to be on our podcast, you can contact us as well. Thank you.